आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित रामलिश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितनी भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, तो यहाँ पर बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हमारा सही जवाब है बहुरूपीय भाषा परिवार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुरूपी परिवार से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत की हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो यहाँ पर वैदिक ध्वनियों की संख्याओं में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं इसके बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 स्वर और 39 व्यंजन। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर हमें असत्य कथन के बारे में बताना है। पहला कथन है, लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रहे, ये ठीक है। अगला है, रामायण महाभारत अष्टाध्यायी पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई, तो ये भी ठीक है। अगला है, लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी है, लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूल्य तथा उपधामनीय लुप्त नहीं हुए, तो दोस्तों ये गलत है। इसे छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन सत्य हैं, सिर्फ यही असत्य है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, तो यहाँ पर बताना है प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है, और त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना है, तो यहाँ पर पाली भाषा में लिखी गई रचनाओं के बारे में बताना है कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं इस वीडियो का PDF डाल दूँगा और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न है, सदनीति व्याकरण के रचनाकार थे, तो यहाँ पर हमें सदनीति व्याकरण के रचनाकार के नाम को बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अगवंश के द्वारा सदनीति व्याकरण की रचना की गई। अगला प्रश्न है, कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका, पैशाची और अपभ्रंश इन तीनों भागों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेमचंद्र जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धमागधी प्राकृत का। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शौरसेनी प्राकृत से।
अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धमागधी प्राकृत। अगला प्रश्न है, र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मागधी प्राकृत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने, तो यहाँ पर ऑप्शन बताने हैं क्या किया है। 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की है, ये गलत है। अगला है, महापुराण की रचना की है, ये भी गलत है। अगला है, कर्णचरित की रचना की है, तो दोस्तों ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पौमचरियु रिठनेमिचरियु की रचना की है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गढ़वाली नहीं है। पश्चिम गौड़ियन की भाषा है राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, तो ये बताना है क्यों नहीं है। ऑप्शन है, केवल उत्तरी भारत, केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। अगला है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम है, तो दोस्तों ये भी गलत है। इसका अगला जवाब है, आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इस राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो यहाँ पर बताना है पूर्वी हिंदी बोली कौन सी नहीं है। ऑप्शन है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुंदेली। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरबी या अवधी। तो इसका सही जवाब है अवधी। कन्नौजी, ब्रजभाषा और कौरबी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, बेटा, गाड़ी जैसे द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? ऑप्शन है, कौरबी, छत्तीसगढ़ी, अवधी या हरियाणवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणवी। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को लगातार सपोर्ट बनाए रखें। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है, ये बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों बुंदेली बोली के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झांसी और उरई में। अगला प्रश्न है, निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र है, तो दोस्तों यहाँ पर कन्नौजी के क्षेत्र के बारे में बताना है, कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद और हरदोई। अगला प्रश्न है, निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली बतानी है। ऑप्शन है, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, डी है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी राजस्थानी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? ऑप्शन है, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी या मारवाड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाती में। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन है, मगही, मैथिली, भोजपुरी या बिहारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया ये क्षेत्र मैथिली बोली के हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पर बताना है पहाड़ी हिंदी का विकास कहाँ और किस प्राकृत भाषा से हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खस प्राकृत से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। ऑप्शन है खड़ी बोली और फारसी, संस्कृत और उर्दू, ब्रजभाषा और अवधी और दक्षिणी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा और अवधी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भाषा मूलतः थी। तो बताना है दोस्तों दक्षिणी भाषा मूलतः क्या थी। प्रथम ऑप्शन है हिंदी का प्रारंभिक रूप, दूसरा है उर्दू 18वीं सदी की, तीसरा है 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के रूप पाए जाते हैं क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ। अगला है, निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है बाबरनामा, दूसरा है तुजुक बाबरी, तीसरा है पादशाहनामा, चौथा है जफरनामा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुजुक बाबरी में हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ था। अगला प्रश्न है, मानक भाषा मुख्यतः होती है। तो दोस्तों मानक भाषा की विशेषता को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानक भाषा उसे कहा जाता है जो परिनिष्ठित, शुद्ध और परिमार्जित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ भाषा व देवनागरी लिपि की रूप में मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 343, दूसरा है अनुच्छेद 348, तीसरा है अनुच्छेद 351, चौथा है अनुच्छेद 358। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन है संथाली, दूसरा है डोगरी, तीसरा है मैथिली और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये सभी। 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी और मैथिली इन सभी को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि है। तो बताना है दोस्तों देवनागरी लिपि क्या है। चित्रात्मक लिपि, संकेतात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि या वर्णनात्मक लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्षरात्मक लिपि। अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरुतुंग या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का कथन है ये। पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और इसे कोड के साथ मिलाना है। पहला है मगध और उज्जैनी, दूसरा है कलिंग और कौशल, तीसरा है श्रावस्ती और नेपाल, चौथा है कुरु और पंचाल। तो इसका सही होगा मगधी और उज्जैनी और दूसरा है कलिंग और कौशल। तो ये दोनों है हमारे कोड नंबर बी में। अगला प्रश्न है, शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा क्या थी। यह विचार किसका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। अगला प्रश्न है, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। यह कथन से सहमत कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन जी। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध
शौरसेनी प्राकृत से है। हमारे ऑप्शन है कच्चान व्याकरण, जैन साहित्य, प्राकृत प्रकाश, आनंद सुंदरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जैन साहित्य और आनंद सुंदरी। इस प्रकार कोट नंबर सी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों हमें सुमेलित करना है बोली और क्षेत्र के साथ। हमारा बांगरू है, बांगरू का क्षेत्र है रोहतक। दूसरा है भोजपुरी और भोजपुरी का क्षेत्र है छपरा। तीसरा है कुमाऊनी, कुमाऊनी का क्षेत्र है अल्मोड़ा। और चौथा है खड़ी बोली और खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन डी सही ठहरता है। ए का 5, बी का 4, 3 का सी, डी का 2। अगला प्रश्न है, निम्न में मागधी से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन को पढ़ना है और उनका सही होने का बताना है। पहला कथन है, मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार अर्थात मगध में प्रचलित थी। तो दोस्तों ये कथन सही है। दूसरा है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश मागधी में ही दिए थे। तो दोस्तों ये कथन गलत है। अगला है, अशोक घोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। अगला है, र के स्थान पर ल तथा श के स्थान पर श का उच्चारण मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा कूट नंबर बी बिल्कुल सही ठहरता है, जिसमें 1, 3 और 4 बिल्कुल सही कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। तो दोस्तों ये कथन गोपियों के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी इस वीडियो का यहाँ पर समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।